डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डेटा और सोर्सेस ऑफ डेटा की बात करने के बाद में जो अगला पक्ष है उससे जुड़ा हुआ रिसर्च मेथोडोलॉजी में वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के को हम ब्रॉडली दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक भाग में हम बात करते हैं डेटा को प्रोसेस करने की, और बाद में जब डेटा हम प्रोसेस कर लेते हैं और उसकी सारी स्टेजेस हम लोग करने के बाद में जब उसका टेबुलेशन हो जाता है तो उसके बाद हम सोचते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में। तो फिर वो दूसरा भाग उससे उससे जुड़ता है। ठीक है, तो अभी हम उन दोनों की चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर। तो देखिए, जब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की, उसका यदि हम एक स्नैपशॉट देखते हैं, ठीक है, तो डेटा एनालिसिस में दो भाग आते हैं। एक तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा की बात होती है और एक एनालिसिस ऑफ डेटा की बात होती है। ठीक है, ये दोनों डेटा एनालिसिस का जो बड़ा दायरा है उसके दो हिस्से हैं। जब हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो अभी हम बात करेंगे डिटेल के अंदर कि इसमें एडिटिंग होती है, डेटा की कोडिंग होती है, डेटा का क्लासिफिकेशन होता है, डेटा का टैबुलेशन होता है, और हम सिंपल जो उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज कैलकुलेशन तक, इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। जब डेटा एनालिसिस, जब हमारा डेटा प्रोसेस हो जाता है तो हमारा डेटा एनालिसिस के लिए तैयार होता है। ठीक है, हम उस डेटा को पूरी तरह से फिल्टर और अरेंज कर लेते हैं, तब वो डेटा एनालिसिस के लिए तैयार होता है। तो एनालिसिस हमारे दो भाग हैं उसके, एक होता है डेस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फरेंशियल। ठीक है, तो डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस में तो हम जो साधारण गुण हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की या एनालिसिस की बात करते हैं, जो रियल में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भाग है, उसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम सैंपल से जो स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि देखो सैंपल की जो जो सार सांख्यिकी होती है उसको हम स्टैटिस्टिक्स शब्दावली बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, किस तरह से हम उसका जनरलाइजेशन जो है वो पॉपुलेशन के संदर्भ में, पॉपुलेशन पैरामीटर के संदर्भ में करते हैं। तो वो सारी जो टेक्निक से किस तरह से हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं ना, इन्फ्रेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है, डेटा के एनालिसिस से, और किस तरह से हम उसको जनरलाइज करते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं और उसको जनसंख्या पर लागू करके देखते हैं। ठीक है, फिर जब हम डेस्क्रिप्टिव या कॉजल एनालिसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो जो सीधा सीधा है कि भाई जनरली एक वेरिएबल को लेके, है ना, एक वेरिएबल को लेके हम क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल तरीके से एनालिसिस करते हैं। यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है कि एक ही डायमेंशन लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली इसके अंदर वेरिएबल भी एक ही होता है और उसके एक डायमेंशन को लेके जब हम काम करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसीज और डिस्पर्सन, है ना। तो एक तो केंद्रीय प्रवृत्तियां देखते हैं और एक इसमें हम लोग बहुत सारी तरह की डिस्पर्शन देखते हैं। ठीक है, तो जब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर लेते हैं तो बहुत सारी बार वही चीजें हमारे आगे काम आती है। ये जो समरी स्टैटिस्टिक्स है ये हमारे आगे दूसरे एनालिसिस में काम आती हैं। जब हम कॉजल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये बाईवेरिएट एनालिसिस हम फॉलो करते हैं और मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम फॉलो करते हैं। बाईवेरिएट में जैसे हम दो चरों के बीच कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, या टू वे अनोवा है, ये सारी एक्सरसाइज का हम लोग काम लेते हैं। और जब हम बात करते हैं मल्टीवेरिएट की तो उसके अंदर जैसे हम मल्टीपल कोरिलेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है, मल्टी अनोवा है, फिर एक विशेष प्रकार की टेक्निक्स होती है जिनको हम बोलते हैं कैनोनिकल टेक्निक्स, उनको हम लोग अपनाते हैं। उसके अलावा फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, ये सारी टेक्निक्स हैं जो हम इस मल्टी वेरिएबल एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं कॉजल रिलेशनशिप को देखने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स में और एट्रीब्यूट्स में। ठीक है, जब हम बात करते हैं इन्फरेंशियल एनालिसिस की तो बेसिकली इनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यूज, तो इसके लिए हम पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेट्स करते हैं। अभी हम जिक्र करेंगे इनमें क्या फ़र्क होता है। और दूसरा जो भाग है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हैं उनकी सहायता से हम
परिकल्पनाओं की जांच करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। ये एक स्नैपशॉट है। अब हम धीरे धीरे एक एक जो इसका पक्ष है उसको चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आपने सेकेंडरी सोर्सेज या प्राइमरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो बहुत सारी बार क्या होता है कि डेटा को आपको जिस रूप में आपको यूज करना होता है उस रूप में आप डेटा को कन्वर्ट करते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इवन इवन सेकेंडरी सोर्सेस में कई बार जो डेटा होते हैं वो आपके फाइनल यूज के लिए उपयुक्त नहीं होते, तो आप उसको अपनी रिसर्च में फाइनल यूज के लिए आप अलग अलग तरीकों से उस डेटा को, उसके युग्म बनाकर, कंपोजिट इंडेक्स बनाकर, कई तरीकों से आप उसको अपने काम में लेने के लिए तैयार करते हैं। तो उसमें एक बात आती है जिसको बोलते हैं एडिटिंग, है ना। तो एडिटिंग का मतलब आप जानते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे मान लीजिए एक पेपर भेजा और आपसे कही देखो भाई इसमें देखो कोई इसमें गलतियां तो नहीं है ना टाइपिंग में, या किसी कंसेप्चुअल एरर तो नहीं है ना, तो बेसिकली वो एडिटिंग। तो एडिटिंग का संदर्भ हम समझ गए ना कि जो किया गया काम है ना, हमारा जो डेटा सेट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ कोई छोटी मोटी जो कमियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। हम जब रिसर्च पेपर को एडिटिंग के लिए भेजते हैं तो वो उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो यही होता है कि उसमें कोई ग्रॉस मिस्टेक्स वगैरह हैं या जो भी मिस्टेक्स उसमें पकड़ में आ सकती है उनको समय रहते सही कर लिया जाए ताकि पब्लिकेशन में वो चीज़ें ना आए। ठीक उसी तरह स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करने से पहले, डेटा को आगे फर्दर यूज करने से पहले डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, हम डेटा का शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है, ताकि जो डेटा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, है ना, ताकि उसकी गुणवत्ता बढ़े। ये काम होता है एडिटिंग का। अब बात आती है कोडिंग की। यदि किसी शोधार्थी ने कभी भी जैसे एसपीएसएस पे काम किया हो या स्टाटा पे काम किया हो, है ना, इवन कई बार एक्सेल में भी जब हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे जो डेटा है क्योंकि उनकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है, तो हम कई बार क्या करते हैं, डेटा की कोडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मेल फीमेल दो कैटेगरी है तो हम उनकी कोडिंग जैसे 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 1-2 कर सकते हैं, ठीक है। या जैसे कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन था जिसमें आपने क्या किया, जैसे आपने 200 लोगों का सर्वे किया और उससे आपको जैसे मान लीजिए 9 प्रकार के जवाब आपको बहुत ज्यादा निकल के सामने आए और कुछ एंट्रीज ऐसी थी, ठीक है, जो बहुत कम थी, वो अलग अलग तरह की थी, तो आपने उसको अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया। तो आपने क्या किया, 1 से लेके 10 कैटेगरी इसमें बना ली, ठीक है। तो आपने उसकी 1 से लेकर 10 तक कोडिंग कर दी ताकि आप उनको आगे के जो कई सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, या अपने डेटा एनालिसिस में आप उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकें, ठीक है, इसके लिए। तो इन एडिटिंग ऑपरेशन द कैटेगरीज ऑफ डेटा आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंबल्स, ठीक है। सो दैट कैन बी 1 2 3 4, दैट कैन बी जैसे जैसे यस नो का है तो वाई और एन, है ना, इस तरह से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट मे बी टेबुलेटेड एंड काउंटेड। तो ऐसे हम सिंबल्स लेते हैं जिनको हम सारणीबद्ध कर सकते हो और जिसको हम काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, ठीक है। अब जब ये काम हो जाता है ना, एडिटिंग का काम हो गया, ठीक है, कोडिंग का काम हो गया, तो अब हमारा जो अगला काम होता है वो होता है क्लासिफिकेशन का, डेटा क्लासिफिकेशन का, ठीक है। बहुत सारी बार जब क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती तो हम कोडिंग से करने के बाद में टेबुलेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, सारणीकरण की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यदि हमारे हमारे डेटा जो है उनमें थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है, उसमें उसमें वेरिएबिलिटी है, एट्रीब्यूट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर कि उनका वर्गीकरण करते हैं उनकी प्रकृति के हिसाब से और जो एनालिसिस हम करने वाले हैं उसके हिसाब से, ठीक है। हम उसका क्लासिफिकेशन करके और फिर हम टैबुलेशन करते हैं। अब टैबुलेशन जो है यहाँ ये एक ये यहाँ से एक टेक्निकल पार्ट शुरू होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो क्लासिफाइड डेटा है उसको अलग अलग सारणियों में व्यवस्थित करते हैं।
बहुत सारी बार हम इसके लिए कंप्यूटर या कोई डिवाइस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास में इंक्वायरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो संख्या में, क्योंकि इंक्वायरीज ज़्यादा होगी तो उनको मैनुअली हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यदि हम किसी मशीन की मदद लेते हैं, यदि कंप्यूटर की मदद लेते हैं, तो हमारे लिए टाइम सेविंग भी होता है और वो हमारे लिए उसमें ह्यूमन एरर्स जो हैं उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कंप्यूटर का उपयोग। और इसका एक फायदा ये भी है कि यदि हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए संभव हो जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में वेरिएबल्स और बहुत बड़ी संख्या में यदि उनकी एंट्रीज हो, ठीक है, तो हम उनको एक साथ खंगाल सकते हैं, एक साथ हम उसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कई बार इसी जो प्रोसेसिंग डेटा के अंदर कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, है ना, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग का काम पूरा होता है ना। डेटा प्रोसेस हो गए, डेटा एनालिसिस से पहले डेटा प्रोसेसिंग एक ज़रूरी स्टेप है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखिए अगली बात आती है डेटा एनालिसिस की, जिसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। और एनालिसिस दो तरह से होता है, एक डेस्क्रिप्टिव और कॉजल, और दूसरा होता है इन्फेरेंशियल एनालिसिस, जिसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई ये डेस्क्रिप्टिव या कॉजल रिलेशनशिप क्या होती है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और फिर हमें देखना है कि ये इन्फेरेंशियल एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है। देखिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात करते हो, है ना, तो डिस्क्रिप्शन से शब्द निकला है। ये डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है वर्णन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर डिजाइन्ड प्राइमरीली टू डिस्क्राइब व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये जो दो सवाल हैं, क्या चल रहा है और क्या है, इनके जवाब हमें डिस्क्रिप्टिव स्टडीज से मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स होती है, समराइजेस और डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा सेट। जो डेटा है हमारा, है ना, ये उसके चरित्र का सार प्रस्तुत करते हैं, डेटा के चरित्र का सार प्रस्तुत करते हैं। अब इसके अलावा जो कॉजल रिलेशनशिप होती है ना, अभी डिस्क्रिप्टिव वाले में तो जैसे हमने कहा कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का भाग है, ठीक है। अब देखो जो दूसरा पार्ट है डिस्क्रिप्टिव और कॉजल एनालिसिस में, वो है कॉजल एनालिसिस या कॉजल स्टडीज। कॉजल मतलब कारण प्रभाव, ठीक है। तो इस तरह का जो एनालिसिस होता है, ज्यादातर ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे डेटा लेते हैं, जैसे साइकोलॉजी में हम लोग उसको बहुत फॉलो करते हैं। जो लाइफ साइंसेज है या और दूसरी जो ब्रांच ऑफ साइंसेज है, वो इसको बहुत फॉलो करती है, हम भी इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि which are also known as experimental studies are designed to determine whether one or more variables causes or affects the value of other variables। क्या एक या एक से अधिक चर जो हैं वो दूसरे चरों को प्रभावित करते हैं क्या, ठीक है। क्या दूसरे चरों के मूल्य उनमें परिवर्तन होने से परिवर्तित होते हैं क्या, और यदि हैं तो उनके परिवर्तन की प्रकृति कैसी है, ठीक है। अब देखिए आप सोचिए कि जो पहला भाग है उसमें वो तीन चीजें आएगी या नहीं आएगी, बताओ, ठीक है, जिनकी चर्चा हमने हाल ही में की थी। एक यूनिडायमेंशनल एनालिसिस, है ना, अर्थात एक एक ही डायमेंशन में, ठीक है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसीज निकालना, केंद्रीय प्रवृत्तियां निकालना, मीन मोड मीडियन आदि निकालना, ठीक है। और या फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन,
है ना, जिनके अंदर हम प्रसार को शामिल करते हैं, हम चतुर्थक विचलन को शामिल करते हैं, हम विसरण को शामिल करते हैं, अथवा प्रसरण भी बोल सकते हैं उसको। हम उसके अंदर माध्य विचलन को शामिल करते हैं, माध्य विचलन पहले आएगा प्रसरण से। हम उसके अंदर प्रमाप विचलन को शामिल करते हैं, ठीक है। वो सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का भाग है, ठीक है ना, है ना। तो हमें बेसिकली अब ये सवाल मिलेगा व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी से हमें एक पिक्चर लगती है मोटे तौर पे कि भाई जो सारणी है उसके अंदर जो डेटा है, ठीक है, उसकी 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 केंद्रीय प्रवृत्ति कैसी है ना। क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स होते हैं, अर्थात ये पूरे के पूरे वितरण का सार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। तो वो आता है डिस्क्रिप्टिव में, है ना। अब आता है जब हम बात करते हैं कॉजल रिलेशनशिप की, तो इसमें आता है द्विचर और बहुचर, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट जो एनालिसिस हम लोग करते हैं वो कॉजल एनालिसिस का भाग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फेरेंशियल एनालिसिस की। जो इन्फेरेंशियल एनालिसिस है, इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कि अनुमान लगाना, ठीक है, या यूं कहें कि कोई काम करने के बाद में कोई निष्कर्ष निकालना, ठीक है, उसको किसी पर लागू करना। जैसे हम कहेंगे कि यार तुमने जो भी कहा उससे मैंने तो ये इन्फेरेंस निकाला है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब जैसे मान लीजिए कि आप 5 शिक्षकों से बात करते हो, है ना, और उन 5 शिक्षकों से बात करने के बाद आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हो कि यार शिक्षक समुदाय के जो लोग हैं, है ना, ये समाज को जो सेवा देते हैं वो दूसरी सेवाओं से भिन्न है, समाज की इनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा होती है, ये लगातार समाज के दर्पण के अंदर जो है, ठीक है, इन ये लगातार ऑब्जर्व होते हैं। तो इस तरह से आपने क्या किया कि उनसे बात करने के बाद में इन्फेरेंसेस ड्रॉ किए, ठीक है। तो वो होता है इन्फेरेंशियल। मतलब यहां पर आप क्या करते हो, सैंपल की स्टडी के आधार पर आप पूरी जनसंख्या के जिस पक्ष का अध्ययन कर रहे हो उसका सामान्यीकरण करते हो, ठीक है। अर्थात सैंपल की स्टडी को आप यूनिवर्स पर लागू करते हो, ठीक है। या यूं कहें कि सैंपल की स्टडी से आप यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या यूनिवर्स की जो विशेषताएं हैं उनके इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हो। अब देखिए आगे जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स अलाउज यू टू मेक प्रेडिक्शंस फ्रॉम द डेटा। टू मेक प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, ठीक है। क्योंकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि आप स्टडी करते हो सैंपल की, और उस सैंपल की स्टडी को लागू आप करते हो पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो आप पॉपुलेशन की विशेषताओं की एक तरह से ये कहें कि प्रेडिक्शन करते हो, उनकी भविष्यवाणी करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि विद इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यू टेक डेटा फ्रॉम सैंपल्स, आप सैंपल से डेटा लेते हो एंड मेक जनरलाइजेशंस अबाउट द पॉपुलेशन। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप सैंपल से संबंधित डेटा जो है उनको लेके पूरी जनसंख्या के संदर्भ में आप भविष्यवाणी करते हो या आप सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हो, ठीक है। तो ये अंतर है, ये जो हमने दो कैटेगरीज देखी है एनालिसिस की। डेस्क्रिप्टिव में हम लार्जली ये देखते हैं कि ये यूनिडायमेंशनल इन नेचर होता है इस तरह का एनालिसिस, है ना। और हम जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी उसकी सेंट्रल टेंडेंसीज निकालते हैं, है ना, केंद्रीय प्रवृत्तियां निकालते हैं, और उसके साथ साथ हम जो दूसरा काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम
मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, उनका संज्ञान लेते हैं। ठीक है, इसी का पहले पॉइंट का जो दूसरा भाग है वो कॉजल रिलेशनशिप का है। इसका मतलब हम वेरिएबल्स के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम द्विचर और बहुचर जो एनालिसिस है ना, विश्लेषण है, उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, और जब हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की या एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं, है ना, हम इन्फेरेंसेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और प्रेडिक्शंस करते हैं, और हम सैंपल के अध्ययन के आधार पर उससे जो डेटा हमें प्राप्त हुए, जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई, हम उससे पूरी जनसंख्या के सामान्यीकरण की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव और कॉजल एनालिसिस की, ठीक है, तो इसमें दो चीजें आती है। एक तरफ तो वर्णनात्मक सांख्यिकी है, और दूसरी तरफ इसके अंदर कारण प्रभाव विश्लेषण है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके तीन भाग हैं। एक यूनिडायरेक्शन है ना, तो एक दिश है ये, है ना, यूनिडायमेंशनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल या यूनिडायमेंशनल, इसमें जो एनालिसिस होता है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेजर्स इसके अंदर लेकर चलते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर क्या होते हैं कि एक बार में केवल एक चर से संबंधित होते हैं। जैसे आपके पास में मान लीजिए कि 4 डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है, सेक्स रेशियो है, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, है ना। ये 4 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, चर हैं 4 अलग अलग। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसके अंदर कि एक एक चर के लिए आप कुछ सार सांख्यिकीयां निकालोगे, है ना। वो केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकती है, या वो डिस्पर्सन के माप हो सकते हैं, प्रकीर्णन के माप हो सकते हैं। ठीक है ना। जो सबसे पॉपुलर पार्ट है इसका, तो वो दो हैं, है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, ये दो तरह का जो एनालिसिस है ये आता है यूनिडायरेक्शनल एनालिसिस में। ठीक है, तो हम इसमें, है ना, एक शब्द यूज किया हुआ है मोस्टली, है ना, तो हम मोस्टली इसमें क्या करते हैं, एक बार में एक ही वेरिएबल जो है ना उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसीज निकालते हैं, हम इसके अंदर डिस्पर्शन निकालते हैं, है ना, हम इसके अंदर स्कीनेस निकालते हैं, विषमता की कोटि निकालते हैं, है ना, विषमता की कोटि हम इसके अंदर निकालते हैं। हम इसके अंदर अनोवा, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एनालिसिस, है ना, ये सब करते हैं। ठीक है, और किसी कुछ विशेष पेयर्ड डेटा के लिए सिंपल कोरिलेशन और रिग्रेशन हम लोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये कहीं आपको कंफ्यूज नहीं कर दे। क्यों? क्योंकि इनकी जो एडवांस स्टेजेस हैं उनको हम दूसरे और तीसरे प्रकार से जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप मोटे तौर पे ये ध्यान रखिए, इसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है उसको शामिल करते हैं, हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो प्रकीर्णन के माप हैं उनको शामिल करते हैं, हम मेजर्स ऑफ स्कीनेस जो विषमता के माप हैं उनको शामिल करते हैं, और इसके अलावा हम जैसे अनोवा, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सब भी इसके अंदर शामिल करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, यूनिडायरेक्शनल सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि इन most of the cases you use only one variable at a time। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बार में हम सिर्फ एक ही चर से सरोकार रखते हैं और उसी के साथ काम करते हैं।
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, जब हम दो चरों के साथ बात करते हैं, ये अनोवा के बारे में सिंपल एक स्लाइड है जिसमें 2-3 इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा आपको। अनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि अनिवार्यतः ये एक ही सैंपल के साथ नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें हमारे पास में एक से ज्यादा सैंपल सेट होते हैं, ठीक है। और हर एक सैंपल सेट का अपना एक एक मीन होता है, माध्य होता है, ठीक है ना। और बेसिकली हम इसी चीज को एग्जामिन करते हैं यहाँ कि ये जो अलग अलग मीन है ना, अलग अलग सैंपल सेट्स के, इनकी 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 वेरिएबिलिटी कैसी है, उस पर हमारा फोकस होता है अनोवा के अंदर, है ना। द अनोवा टेक्निक इनेबल्स अस टू परफॉर्म टू एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस amongst most more than two sample means at same time. मोर देन टू सैंपल मीन्स, तो अलग अलग सैंपल होंगे तभी तो अलग अलग सैंपल मीन होंगे। एक ही सैंपल है तो उसका मीन एक ही होगा, तो वो तो बदल नहीं सकता। तो यहाँ साफ साफ है कि जब हमारे पास में एक से ज्यादा सैंपल्स हों, ठीक है, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, अनोवा की टेक्निक जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। Using this technique, one can draw inferences about whether the samples have been drawn from population having the same mean. क्या ये सैंपल एक ही जनसंख्या से लिए गए हैं जिसका एक सामान्य या यूं कहें कि जिस जनसंख्या के जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो हमारे सामने है ना। तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या के, आप जानते हो ना, जनसंख्या के पैरामीटर्स से हमारा तात्पर्य उसकी जो सांख्यिकी संबंधी विशेषताएं हैं उनसे है ना, जो सार सांख्यिकी संबंधी विशेषताएं हैं उनसे है। तो जब हम पैरामीटर्स की बात करें तो जनसंख्या के लिए जो ये विशेषताएं हैं ये पैरामीटर कहलाती है, और वही विशेषताएं जो सैंपल के लिए हैं, ठीक है, उनको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। Using this technique, one can draw inferences about whether the samples have been drawn from populations having the same mean. इसको पढ़ने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या जो अलग अलग सैंपल है, ठीक है, वो सब के सब ऐसी जनसंख्याओं से लिए गए हैं जिनके माध्य बराबर हैं, ठीक है। तो अनोवा, ध्यान रखना, अनोवा तीनों कैटेगरी में आता है। अनोवा यूनिडायरेक्शन में भी आता है ना, जहां पर इसको वन वे अनोवा कहते हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ SES ऑन बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। या जैसे टू वे अनोवा है, टू वे अनोवा में क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ एज एंड SES ऑन बॉडी मास इंडेक्स। तो दो बातें आ गई ना, ठीक है। फिर तीसरा है जिसको अपन कहते हैं थ्री वे अनोवा, है ना। इफेक्ट्स ऑफ एज, SES डाइट ऑन BMI, मतलब दो से अधिक जो है ना, उन वेरिएबल्स को लेकर हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अनोवा विथ रिपीटेड मेजर, अनोवा विथ रिपीटेड मेजर्स कंपेयरिंग 3 और मोर देन 3 ग्रुप मीन्स, है ना। इसके अंदर क्या होता है, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उनके माध्यों की तुलना की जाती है। ये है अनोवा की जो असली बात है, ठीक है। कि जैसे हम ये मानते हैं भाई एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक ही तरह का माध्य होगा ना, एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक ही तरह का माध्य होगा, स्वाभाविक है, उसमें कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं कि देखिए, अनोवा विथ रिपीटेड मेजर्स कंपेयरिंग equal to or greater than 3 group means where the participants are same in each group, ठीक है। तो दो बातें यहां निकल के आती है जो महत्वपूर्ण है। नंबर एक कि आप जैसे मान लीजिए कि आपने इसको यूं लीजिए कि जैसे आपने मान लीजिए कि 3 समूह लिए, है ना,
और ये मान लो कि वो 3 अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो 3 समय ले लिए, अब आपको उनका कंपैरिजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ मीन, ठीक है। तो उसके लिए अनोवा बहुत साउंड टेक्निक है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स इज मेजर्ड मोर देन ट्वाइस, जनरली ओवर टाइम, है ना। सामान्यतः जो 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 सब्जेक्ट ग्रुप है उसका 2 बार अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सच एज अ पेशेंट वेटेड एट बेसलाइन, जब पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है उस समय उसका वेट किया, ठीक है। एंड एवरी मंथ आफ्टर वेट लॉस प्रोग्राम, है ना। और फिर क्या किया कि डॉक्टर ने उसको एक पूरा वेटलेस वेट को जो है लेस करने का एक पूरा चार्ट, मेडिसिन, फूडिंग हैबिट सबका दिया। एंड देन रेगुलरली आफ्टर एवरी 30 days वो चेक कर रहा है कि भाई इसके वेट में कोई अंतर आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से, वन वे इनोवा की सहायता से इफेक्ट ऑफ SES ऑन BMI ये निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए जब 2 वेरिएबल हुए, है ना, तो इफेक्ट आ गया एज का और उसका संबंध आ गया SES ऑन BMI, है ना। और ऐसे ही आप आगे जाके देखोगे तो ये 3 वेरिएबल हो गए, है ना, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाईवेरिएट एनालिसिस, इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये हमारे ज्योग्राफी की जो 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 स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ना। बाईवेरिएट का मतलब ही है द्विचर, अर्थात यहाँ 2 चर हैं, और 2 चर हैं तब एक स्वतंत्र है और एक परतंत्र चर है। सारे मैनिपुलेशन स्वतंत्र चर में हम लोग करते हैं, प्रभाव परतंत्र चर में देखा करते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म होती है एक्सपेरिमेंटल सेटिंग की, ठीक है। तो बाईवेरिएट एनालिसिस है, दिस इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ सेवरल मेजर्स mostly concerning with the analysis of 2 variables or attributes in a two-way classification। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है हम हमारा जो सरोकार रहता है इन तमाम प्रकार के विश्लेषणों में 2 वेरिएबल से रहता है, बाई वेरिएट, है ना, बाई वेरिएट। और आप जानते हो कि ये कॉजल रिलेशनशिप का भाग है, ये कॉजल कारण प्रभाव जो रिलेशनशिप है, ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है ना, ठीक है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम कॉज इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो भी रिलेशनशिप 2 चरों की निकल के आती है उसके आधार पे हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आप एक चीज देखिए इसमें कि हम लोग इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं, भूगोल के विद्यार्थी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सिंपल रिग्रेशन जब अब करते हैं, है ना, एकदम साधारण प्रतिगमन जब हम करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि उसमें 2 चर होते हैं, एक होता है स्वतंत्र चर और एक होता है परतंत्र चर। तो सिंपल रिग्रेशन में देयर आर 2 वेरिएबल्स, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और हम देखते हैं कि सिंपल कोरिलेशन में भी ऐसा ही होता है। ये अलग बात है कि कोरिलेशन से हमें हमें स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप मिलती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि उसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती कोरिलेशन में। जैसे मान लीजिए कोरिलेशन का जो हल है वो 0.6 आया, तो that doesn't mean कि unit change in the independent variable will bring जैसे 0.6 आता है तो 0.6 यूनिट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए यदि कोरिलेशन का आपका आंसर 0.6 आता है ना, तो 0.6 का मतलब जो है वो आपको ऐसे निकालना है कि यदि 0.6 धनात्मक में है तो रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है, एक बढ़ने के साथ में दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है, एक बढ़ने के साथ दूसरा भी बढ़ रहा है। लेकिन आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि जो आपका स्वतंत्र चर है
उसके अंदर यदि आप इकाई परिवर्तन करते हो तो आपके परतंत्र चर में 0.6 बदलाव आएगा। ये हम लोग कोरिलेशन में नहीं कह सकते। और यही चीज जो है, ठीक है, वो एक तरह से इम्प्रूवमेंट है बाइवेरिएट इसमें, सॉरी, कोरिलेशन से रिग्रेशन के एक्सरसाइज में। प्रतिगमन में जो मान आता है, ठीक है, अंत में जो कोएफिशिएंट आता है, उसके उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए उसका मान जो है वो 0.34 आया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिट चेंज इन वेरिएबल ए विल ब्रिंग 0.34 चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। वहां हम लोग ये बात कह सकते हैं, ठीक है। अब बाइवेरिएट एनालिसिस में सबसे पॉपुलर जो हम ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा काम लेते हैं वो तो निश्चित रूप से सिंपल रिग्रेशन और सिंपल कोरिलेशन है, जिनके अंदर हम देखते हैं कि दो जो वेरिएबल्स हैं उनको लेकर हम चलते हैं और उनके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, जिसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी, इस तरह के मेजर्स को काम लेते हैं। टू वे अनोवा है, ये सब भी इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। जब हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए मल्टीवेरिएट, है ना, तो बहुचर, ठीक है, तो इसके अंदर एक बात साफ आ जाए कि दिस इंक्लूड साइमल्टेनियस एनालिसिस। जब वेरिएबल एक से ज्यादा है तो एनालिसिस जो होगा वो साइमल्टेनियस एनालिसिस हमारे लिए संभव होगा। वेरिएबल एक से ज्यादा है, ठीक है, तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ लेकर काम कर रहे हैं, वो है साइमल्टेनियस, ठीक है। वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स एट ए टाइम इन अ मल्टी वे क्लासिफिकेशन। अब इसमें मल्टीपल रिग्रेशन को शामिल करते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन को शामिल करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा हम मल्टी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी एनोवा इसमें काम में लिया जा सकता है, कॉलोनियल एनालिसिस इसमें काम में लिया जा सकता है, और अदर देन these like factor analysis, cluster analysis, that can also be the part of this, ठीक है। वो भी इस बहु चर जो विश्लेषण है उसका भाग हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हमने ये सारी बातें कर ली कि भाई बहुचर जो है उसमें वेरिएबल एक से दो से ज्यादा होंगे, है ना, तब हम इसका इसका उपयोग करेंगे। हमने देखा कि इसमें सबसे आसान और सबसे जो स्ट्राइकिंग है हमारे लिए वो है मल्टीपल रिग्रेशन और मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। फिर देखिए आप इसके अंदर मल्टी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, मल्टी अनोवा इसके अंदर यूज किया जाता है ना, और कैनोनिकल एनालिसिस जो है वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू द बोथ वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और जो अंतिम है वो है फैक्टर एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस जैसे एनालिसिस भी हम इस मल्टी वेरिएट एनालिसिस में हम करते हैं, अनुसरण करते हैं उनका भी, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लें कि हमने जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात की थी, ठीक है, तो हमने उसमें क्या शामिल किया है ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव और कॉजल एनालिसिस, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह याद भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें एक है यूनिडायरेक्शनल एनालिसिस या यूनिडायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, जिसके अंदर हम जो सबसे पॉपुलर है इसमें हमारे लिए वो है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड मेजर्स ऑफ स्कीनेस। इसके अलावा इसके लिए भी हम अनोवा, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, इन सब का अनुसरण कर सकते हैं। फिर जो दूसरा आता है वो आता है बाइवेरिएट एनालिसिस। इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो या जो एट्रीब्यूट्स हैं दीज आर टू, ये दो हैं, ठीक है। तो दिस इंक्लूड कैलकुलेशंस ऑफ सेवरल मेजर्स मोस्टली कंसर्निंग विद एनालिसिस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स, क्योंकि दो से ज्यादा होते ही फिर तो मल्टी हो जाएगा, ठीक है।
और इसमें हम सिंपल रिग्रेशन, सिंपल कोरिलेशन की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, हम इसमें टू वे एनोवा की बात करते हैं। मल्टीवेरिएट में अब क्या है कि वेरिएबल्स दो नहीं है, बढ़ गए, ठीक है। और मल्टीपल रिग्रेशन और मल्टीपल कोरिलेशन जो है ना, वो इस टेक्निक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा मल्टी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, विशेष तौर पर एट्रीब्यूट्स को साथ में लेके, है ना। मल्टी एनोवा, देन कैनोनिकल दिस एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, ये सारा इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव वाली बात है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। आपको यदि याद हो तो देखिए, ये जो है व्हाट वी कॉल इट, ये डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल एनालिसिस, इसकी बात की है अभी हमने, ठीक है। उसको तीन भागों में देखकर हमने अभी केवल उसकी बात की है। अब हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे इन्फेरेंशियल एनालिसिस की, ठीक है, जिसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के नाम से भी बोलते हैं। हम इसके अंदर क्या करते हैं, रिजल्ट्स के द्वारा इन्फेरेंसेस ड्रॉ करते हैं, है ना, अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको कहते क्या है, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यू, ठीक है। एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स मींस टेकिंग अ स्टैटिस्टिक फ्रॉम योर दिस सैंपल डेटा, ठीक है। सिंपल, आप क्या कर रहे हो, आप सैंपल डेटा जो है उसके स्टैटिस्टिकल फॉर्म जो है वो ले रहे हो, जैसे सैंपल का मीन है ना, सैंपल का मीन, है ना, पूरे के पूरे जो हमारा सैंपल है उसका माध्य, एंड यूजिंग इट टू से समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है। और आप उसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हो, जनसंख्या के बारे में बताने के लिए, ठीक है। समझ में आई बात। तो एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यू जो है ना, जिसके दो प्रकार है, पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट। तो उससे पहले ये समझना है कि ये वैल्यू है क्या। तो देखिए, एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स मींस टेकिंग अ स्टैटिस्टिक फ्रॉम योर सैंपल। इसका मतलब ये कि आप अपने जो आपका सैंपल है वहां से आप स्टैटिस्टिक ले रहे हो, ठीक है ना, जैसे मीन, मोड, मीडियन, वॉट एवर इज इट, एंड यूजिंग इट टू से समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन। और उसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हो, जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाने के लिए, ठीक है। अब इसके दो भाग हैं, पॉइंट एस्टिमेट, है ना। तो इसमें क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका उसका एक मीन है ना, यूज टू approximate the population parameter which serves as the best estimate for an unknown population parameter। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंट स्टैटिस्टिक्स में सबसे इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सिंगल वैल्यू। इसमें सिंगल वैल्यू होती है, used to approximate the population parameter which serves as best estimate for an unknown population parameter, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, approximate the population parameter, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अब हम इन्फेरेंशियल में आ गए हैं, है ना। इन्फेरेंशियल में क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो सैंपल है उसके जो विशेषताएं हैं उसको पूरी जनसंख्या पर लागू करने की कोशिश करते हैं, इन्फेरेंस निकालते हैं, उसके अध्ययन से क्या करते हैं, ये इन्फेरेंसेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट एस्टिमेट में क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है, नंबर वन, यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, which serves as the best estimate of an unknown population parameter, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरवल एस्टिमेट की। तो रेंज ऑफ वैल्यूज होती है ना, एक नहीं होती, रेंज ऑफ वैल्यूज, एक से अधिक मूल्य है ना, मूल्य एक नहीं है। समटाइम्स कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेट, इसको इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं, दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, है ना। किसके लिए करते हैं,
used to estimate the true value of population parameter। ठीक है ना। अब हमारे पास दो भाग और आते, एक भाग आता है जिसके दो भाग हैं, वो आता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस, है ना। आप सब लोग जानते हैं उसको, पहले परिकल्पना बना के और फिर फील्ड में उसकी जांच करना, है ना। तो hypothesis test is where you can use a sample data to answer research questions, है ना। ये है hypothesis testing, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, where you can use simple data, आप साधारण जो डेटा है उसका इस्तेमाल करें, no doubt, है ना, to answer the research questions, है ना। For example, you might be interested in knowing if a new cancer drug is effective। आप ये जानना चाहते हो कि क्या ये जो नई कैंसर की दवा है, गोली है ना, ये कारगर है क्या। और if breakfast helps children performance and makes better in school, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं बढ़ते ही कि ये बेसिकली हाइपोथेसिस के जजमेंट या उनके एनालिसिस के लिए ये अच्छी टेक्निक कही जा सकती है ना। और इसके अंदर हम लोग दो तरह के जो टेस्ट है वो अप्लाई करते हैं। टेस्टिंग हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उनके लिए एक पैरामीट्रिक टेस्ट हम लोग डिजाइन करते हैं या यूज करते हैं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट कैन परफॉर्म वेल विथ स्कीड एंड नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट। पैरामीटर को कब यूज करोगे, पैरामीटर का यूज तब करते हैं जब एक डेटा स्कीड हो, मतलब डेटा जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हो, है ना, उसका झुकाव हो एक तरफ, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो डेटा स्कीव्ड हो एंड नॉन नॉर्मल वेरिएबल्स हो, ठीक है। एंड व्हेन द स्प्रेड ऑफ ईच ग्रुप इज डिफिकल्ट। तो इसके लिए उन्होंने कहा भाई जैसे दो एग्जांपल है, सिंपल टी टेस्ट है और अनोवा टेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे मेजर्स हैं, है ना, जो यहाँ काम में लिए जाते हैं। अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट को जो है क्या कहते हैं, इट इज गुड टू यूज व्हेन area of study is better represented by the medium, ठीक है, तब ये बहुत अच्छा है। have a very small sample size and have ordinal data, ranked data or this outliers that you cannot remove, ठीक है। इसमें जैसे मान विटनी का है या जैसे कृष्णलाल वैलीज का है, मूड्स मीडियन का है, ठीक है। तो ये कई सारे नॉन मैट्रिक जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है, ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिसिप्लिन। हमारे जो डिसिप्लिन है ज्योग्राफी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो टेस्टिंग है, देखो ये दो जो भाग है इन्फेरेंशियल एनालिसिस के, इन दोनों के अंदर एक चीज देखना आप कि इसमें क्या होता है कि जो सैंपल के चरित्र हैं उनसे जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसको पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे लागू करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यू है ना। तो एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स मींस this taking a statistic from your sample data। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जो सैंपल का जो डेटा है ना, जैसे सैंपल का मीन है ना, उसको यू आर टेकिंग दैट एंड यूजिंग इट एज अ पॉपुलेशन पैरामीटर, और उसको पॉपुलेशन पैरामीटर की तरह यूज कर रहे हो। कुल मिला के आप सैंपल की स्टडी करके और उसके आउटकम्स और उसके एनालिसिस को पूरी यूनिवर्स पे, या यूं कहें कि जो पूरी जनसंख्या है उस पर लागू करने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान रखना, जब हम स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स शब्द यूज करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस संपूर्ण जनसंख्या से है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट तो सिंगल वैल्यू होती है, और इंटरवल एस्टिमेट जो होती है ये रेंज ऑफ वैल्यूज होती है, पहला अंतर,
ठीक है, used to approximate the population parameter which serves as the best estimate of an unknown population parameter। ठीक है, ये है पॉइंट एस्टिमेट का काम। सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगल वैल्यू, एक ही मूल्य होता है। ठीक है, यहाँ रेंज ऑफ वैल्यू समटाइम्स कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेट, है ना। खूब सारी वैल्यूज होती है, कई बार उनको इंटरवल एस्टिमेट जो है वो बोलते हैं, एंड दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन पैरामीटर की जो सही मूल्य है उसको निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब टेस्टिंग जो हाइपोथेसिस है, जो दूसरा भाग है इसी का, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का है ना। तो इन्फेरेंशियल एनालिसिस जो है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, उनका एक भाग हमने अभी किया, है ना। ठीक है, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यू, कि हम जो पैरामीटर वैल्यूज है, पैरामीटर वैल्यू मतलब कि जो प्रतिनिधि मूल्य है पूरी जनसंख्या के, संपूर्ण जनसंख्या की, उनका एस्टिमेशन। और जो दूसरी बात हम लोग करते हैं वो करते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस की। ठीक है, और टेस्टिंग हाइपोथेसिस आप सब लोग जानते हो, आप ज्योग्राफी डिसिप्लिन से बिलोंग करने वाले जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे, या सोशल साइंस ब्रांच के जो विद्यार्थी है, दे आर वेरी दिस वेल नोन अबाउट दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्ट इज वेयर यू कैन यूज द सिंपल डेटा टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, है ना। आप कर सकते हो ऐसा कि साधारण सवाल पूछकर, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन के अंदर जब आप रिसर्च कर रहे हो, यू कैन टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर देखो, जो पैरामीट्रिक टेस्ट, दो तरह के टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के, एक पैरामीट्रिक टेस्ट है और एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। पैरामीट्रिक टेस्ट में जैसे सिंपल टी टेस्ट है, अनोवा वन वे है ना। और नॉन पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, उसमें जैसे मैन विटनी का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ क्रुस्कल वेलियस का टेस्ट है, मूड्स मीडियन टेस्ट है। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट है। और ये क्या होते हैं, ये इट इज गुड टू यूज व्हेन एरिया ऑफ स्टडी इज बेटर रिप्रेजेंटेड बाय मीडियन, है ना। ठीक है, जब एरिया ऑफ स्टडी मीडियन के द्वारा अच्छी दर्शाई जाए, उस केस में आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एंड हैव अ वेरी स्मॉल सैंपल साइज, इसके, है ना, जब आपके पास सैंपल साइज छोटी हो उस केस में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जब आपके पास में ऑर्डिनल और रैंक्ड डेटा हो तब इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट है वो अलग कंडीशंस में हम लोग उनको अपनाते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट कैन परफॉर्म वेल विथ स्कीड एंड नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब जनसंख्या जो है वो विषम हो, है ना। ठीक है, और उसके साथ साथ जनसंख्या के वितरण के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमें वितरण के अंदर कहीं भी यूनिफॉर्मिटी की तरफ इशारा नहीं मिल रहा, बल्कि उसमें हमें स्कीनेस दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बहुत ही संक्षेप में बात करी है डेटा एनालिसिस की। ये बहुत बड़ा भाग है, एक एक भाग सिंपल बाइवेरिएट एनालिसिस, इसके ऊपर यदि हम बोलना चाहें तो हम 5-10 घंटे बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक पार्ट जो हमने डेटा एनालिसिस में किया है, हमने उसका काफी एक सार के रूप में उसको बनाकर और प्रस्तुत करने की कोशिश की है यहाँ पे।